Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic is solids. Now, in this topic, we will study about solids, some of their properties, then their types, and then properties of crystalline solids in detail. First one is introduction. I think all of you are already familiar with most of the properties of solids. Solids are those substances which are rigid, hard, have definite shape and definite volume. मीन्स कि उनको ब्रेक करना मुश्किल है, हार्ड होते हैं, उनकी शेप डेफिनेट होती है और शेप को चेंज करने के लिए एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है। स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो शेप चेंज होगी और उनका डेफिनेट वॉल्यूम होगा, यानी गैसेस की तरह नहीं कि वॉल्यूम चेंज हो जाए और लिक्विड्स की तरह नहीं कि शेप चेंज हो जाए। सॉलिड्स की शेप डेफिनेट होगी और वॉल्यूम भी डेफिनेट होगा। और नेक्स्ट, सॉलिड्स में जो जो भी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स जिनके मिलने से सॉलिड्स बनते हैं वो बहुत ही क्लोज पैकिंग में होते हैं, एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। और सॉलिड्स में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, जबकि लिक्विड्स में इनसे वीक होती हैं और गैसेस में सबसे वीक होती हैं। और सॉलिड्स में जो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं और उनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। और जो सॉलिड्स के जो एटम्स हैं या आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव नहीं कर सकते, जैसे गैसेस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, जैसे लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स भी मूव कर सकते हैं, बट सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव नहीं कर सकते। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में जस्ट वाइब्रेशनल मोशन होती है, मींस पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी ही पोजीशन के राइट लेफ्ट पे मूव कर सकते हैं, यानी टू एंड फ्रो मोशन कर सकते हैं। और सॉलिड्स में जो एटम्स हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि सॉलिड की टाइप्स। सॉलिड की टाइप्स, टू टाइप्स हैं सॉलिड्स की, और किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस आर मॉलिक्यूल्स। सॉलिड्स की टू टाइप्स हैं। नंबर वन आर crystalline solids and number two are amorphous solids. Now, what are crystalline solids? Crystalline solids are those solids in which atoms, ions or molecules have a definite three-dimensional pattern, or definite proper arrangement in three dimensions, and they are called crystalline solids. और ये जो अरेंजमेंट है थ्री डायमेंशंस में along x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, ये पूरी जो स्ट्रक्चर होगी सॉलिड की थ्रू आउट उसमें एक्सटेंड करेगी। जो प्रॉपर अरेंजमेंट, जो जैसे आपने इससे पहले क्रिस्टल सिस्टम्स पढ़े हैं, तो यूनिट सेल में जो अरेंजमेंट होगी एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स की, वो सबसे बड़ी क्रिस्टल में भी वही अरेंजमेंट होगी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होंगे जिनमें एटम्स, आयंस और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी प्रॉपर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होगी और वही अरेंजमेंट बार बार रिपीट होगी। रिकरिंग रेगुलर पैटर्न मींस कि वही अरेंजमेंट बार बार वही अरेंजमेंट रिपीट होगी थ्रू आउट इट्स स्ट्रक्चर एंड along थ्री एक्सिस, दैट इज एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। तो ये थे हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नाउ नेक्स्ट आर अमोर्फस सॉलिड्स। नो, अमोर्फस, जो सारे सॉलिड्स हैं बच्चों वो क्रिस्टलाइन नहीं होते, कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जो क्रिस्टलाइन नहीं होते, उनको हम कहते हैं अमोर्फस सॉलिड्स। द वर्ड अमोर्फस मींस शेपलेस। अब यहाँ पर मीनिंग ये नहीं है कि अमोर्फस सॉलिड्स की कोई शेप ही नहीं होती। यहाँ पर शेपलेस होने से मीनिंग ये है कि उनके अंदर जो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती। ठीक है, जिस तरह क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डेफिनेट अरेंजमेंट होगी अलोंग थ्री एक्सिस, जो हमारे अमोर्फस सॉलिड्स हैं उनमें एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल जो हैं उनकी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती, ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं होती। इसलिए हम उनको अमोर्फस सॉलिड्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे ग्लास। ग्लास जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स के सिलिकेट्स होते हैं उसमें, जैसे एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, डिफरेंट टाइप्स के सिलिकेट्स होते हैं। तो ओवरऑल तो जो रेशियो है वो सेम होती है, बट उसमें कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं कि कहाँ सोडियम होगा, कहाँ सिलिकॉन होगा या एल्यूमिनियम होगा, लेकिन उन सब सिलिकेट्स के मिलने से जो सॉलिड बन जाता है उसको हम ग्लास कहते हैं। ऐसे ही हमारे प्लास्टिक्स हैं, उनमें भी क्रिस्टलाइन उनकी भी शेप नहीं होती। इस तरह रबर है और ग्लू है, यानी ये चारों चीजें सॉलिड तो हैं बट इनमें जो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कोई प्रॉपर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट नहीं है। अब इनको हम सॉलिड्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सॉलिड्स जैसी हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट जैसी ही इनकी प्रॉपर्टी है और इनकी शेप और वॉल्यूम भी मेंटेन्ड होते हैं, इसलिए हम इनको सॉलिड्स कहते हैं।
बट इनमें जस्ट क्या डिफरेंस है क्रिस्टलाइन सॉलिड से कि इनमें जो एटम्स आयंस या मॉलिक्यूल्स हैं उनकी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं बच्चों जिनको हम एमॉर्फस सॉलिड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कि अगर हम उनको मेल्ट करें और फिर उनको उनको कूल करें, लेकिन कूल करने का जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो। ठीक है, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम हीट अप करें वो मेल्ट हो जाएगा जब उसका मेल्टिंग पॉइंट आएगा, लेकिन मेल्ट करने के बाद हम उसको रैपिडली कूल करें, तो रैपिडली जब हम उसको कूल करेंगे तो जो भी उसके एटम्स आयंस या मॉलिक्यूल्स हैं उनको प्रॉपर अरेंज होने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, और जब उनको प्रॉपर अरेंज होने का टाइम नहीं मिलेगा उससे पहले ही वो कूल हो जाएंगे, तो वो जहाँ पे प्रेजेंट होंगे वहीं पे फिक्स हो जाएंगे। और जो हमारा मटेरियल है वो मेल्टेड फॉर्म से दोबारा से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चूंकि उसमें एटम्स आयंस या मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट नहीं होगी, इसलिए अब वो क्रिस्टलाइन नहीं होगा, अब वो एमॉर्फस में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो क्रिस्टलाइन को एमॉर्फस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं अगर जस्ट हम उनको हीट अप करें, मेल्ट करें और फिर रैपिडली उनको हम कूल कर दें। अब जो हमारे अमॉर्फस सॉलिड्स हैं बच्चों, समटाइम्स ऐसे होता है कि वैसे तो हमने कह दिया कि जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनमें एटम्स आयंस या मॉलिक्यूल्स की कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती, लेकिन ये हो सकता है कि उनके अंदर कुछ एरिया स्मॉल स्मॉल पोर्शंस ऐसे हो सकते हैं कि वहां पर एटम्स की थोड़ी सी अरेंजमेंट होती है, प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, यानी अमॉर्फस सॉलिड के अंदर ही कुछ कुछ जगहों पर जो एटम्स आयंस या मॉलिक्यूल्स हैं वो अगर अरेंज्ड हैं, तो उन पॉइंट्स को, उन जगहों को, उन एरियाज को हम कहते हैं, उन पार्ट्स को हम कहते हैं क्रिस्टलाइट्स। ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर अगर किसी जगह पर किसी एरिया में एटम्स आयंस या मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होगी तो उस अरेंज्ड पोर्शन को हम कहते हैं क्रिस्टलाइट्स। ठीक है, हाँ, तो ये क्रिस्टलाइट्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि व्हाट आर क्रिस्टलाइट्स। द क्रिस्टलाइन पार्ट्स ऑफ द अदरवाइज अमॉर्फस सॉलिड्स आर नोन एज क्रिस्टलाइट्स। तो क्रिस्टलाइन पार्ट्स कौन से होंगे? जहां पर एटम्स आयंस या मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होगी। अब अमॉर्फस सॉलिड्स की एक और प्रॉपर्टी है कि उनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते। शार्प मेल्टिंग पॉइंट ना होने का मतलब ये है कि जब वो मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं तो एक ही टेम्परेचर पे सारा सॉलिड मेल्ट नहीं होता, बल्कि सॉलिड भी मेल्ट होता रहता है, उसके साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होता रहता है। जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं बच्चों, उनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, यानी उनको जब हम हीट अप करेंगे तो उस जो भी हमारा सॉलिड है अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट आएगा तो वो उसी पॉइंट पे सारा सॉलिड मेल्ट होगा, और तब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा जब तक सारा सॉलिड मेल्ट नहीं हो जाता। फॉर एग्जांपल अगर हम नेफ्थलीन लें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है 80 सेंटीग्रेड। जब हम इसको हीट अप करेंगे तो 80 सेंटीग्रेड पे जब नेफ्थलीन मेल्ट होना स्टार्ट होगी तो टेम्परेचर वहीं पे रुक जाएगा, और तब तक 80 पे ही रहेगा जब तक सारी नेफ्थलीन मेल्ट नहीं हो जाती। ठीक है, इसको कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन जो हमारे एमोर्फस सॉलिड्स हैं उनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते। यानी उन जब वो मेल्ट होना शुरू होंगे तो अगर टेम्परेचर 100 से मेल्ट होना शुरू हुए तो मे बी 110 तक, 112 तक, 115 तक टेम्परेचर जाए और वो मेल्ट होते रहे। ठीक है, और इससे ये भी पता चलता है कि उनकी हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यूज भी डेफिनेट नहीं होती। हीट ऑफ फ्यूजन क्या है कि किसी सॉलिड के 1 मोल को मेल्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है दैट इज नोन एज हीट ऑफ फ्यूजन। तो जिसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा उसके लिए हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू भी डेफिनेट होगी, लेकिन जिसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट ही नहीं है तो उसके लिए हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू भी डेफिनेट नहीं होगी। तो ये थी 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स दैट आर crystalline solids and amorphous solids. Crystalline solids have definite three-dimensional regular arrangement of atoms, ions and molecules. बट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आप बहुत सारी क्रिस्टल्स की कल जितनी टाइप्स आपने पढ़ी हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, शुगर, जितने भी कंपाउंड्स हमारे क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनको आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में उनकी एग्जांपल दे सकते हैं। और जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनमें वो सॉलिड्स हैं, उनकी डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, बट उनमें एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है। जैसे ग्लू है, जैसे प्लास्टिक है, जैसे रबर है और ग्लास, ये आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब नेक्स्ट हमने सिर्फ वो प्रॉपर्टीज पढ़नी है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स शो करते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स शो नहीं करते। सो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी इज ज्योमेट्रिकल
शेप। बच्चों जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उन सब की कोई डेफिनेट डिस्टिंक्टिव ज्योमेट्रिकल शेप है, ठीक है। और ये शेप क्यों है? ये शेप है ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस आर मॉलिक्यूल्स इन 3 डायमेंशंस, ठीक है। तो जो भी हमारी क्रिस्टल होगी उसमें जो एंगल्स हैं और सरफेसेस हैं वो हमेशा सेम रहेंगी, जैसे भी हम उन क्रिस्टल्स को ग्रो करें। अपने कल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स पढ़े हैं, तो जितने भी क्रिस्टलाइन सब, अब देखें क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस तो हमारे पास बहुत ज्यादा हैं, तो वो उन्हीं में से किसी शेप से बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ऐसा सब्सटेंस लेते हैं जिसकी क्यूबिक क्रिस्टल्स हैं, अब हमने पढ़ लिया कि उसकी क्यूबिक क्रिस्टल्स हैं, तो उसकी जहां से भी हम क्रिस्टल्स लेंगे उनकी शेप सेम होगी। तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनमें से हर एक की अपनी एक डेफिनेट क्रिस्टलाइन शेप होगी, उसको हम ज्योमेट्रिकल शेप कहते हैं। और उसमें जो फेसेस होते हैं, जो एंगल्स होते हैं, वो करेक्टरिस्टिक रहते हैं इवन व्हेन मटेरियल इज ग्राउंड टू अ फाइन पाउडर। फेसेस मीन जो फ्रंट एक साइड पूरी जो है वो उसका फेस कहलाती है, और एंगल्स जो आपने पढ़े थे कि जो अल्फा बीटा और गामा 3 एंगल्स होते हैं, ए बी सी 3 साइड्स होती हैं और उनसे ऑपोजिट जो है वो 3 एंगल्स होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो जो भी हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप है, और वो ज्योमेट्रिकल शेप सेम रहती है जब इवन अगर हम उनको ग्राउंड भी कर दें फाइन पाउडर में, तो भी जो यूनिट सेल है उसकी शेप सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं बच्चों उन सबके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स हैं। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी कि अगर हम नेफ्थलीन लेंगे तो उसका 80 सेंटीग्रेड है, तो 80 सेंटीग्रेड पे ही नेफ्थलीन मेल्ट हो जाएगी। इस तरह हर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका एक अपना अपनी वैल्यू है उसकी मेल्टिंग पॉइंट की, यानी सभी सेम टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होते, सबके मेल्टिंग पॉइंट्स की वैल्यूज डिफरेंट हैं, बट शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 80 से 81 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ तक वो एक यानी फिक्स टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मेल्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लीवेज प्लेन्स। बच्चों जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं अगर हम उनकी क्रिस्टल्स को ब्रेक करें तो हम देखेंगे कि वो क्रिस्टल्स हैं जो किसी एक एक्सिस के अलोंग इजीली ब्रेक हो जाएंगी, और किसी दूसरे एक्सिस के अलोंग वो इजीली ब्रेक नहीं होंगी। यानी जो भी क्रिस्टल होगी उसमें 3 एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। तो हो सकता है कुछ क्रिस्टल्स ऐसी हों कि एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम उनको ब्रेक करें दरमियान से तो वो इजीली हो जाए, कुछ ऐसी होंगी जो वाई एक्सिस के अलोंग ब्रेक होंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो जेड एक्सिस के अलोंग इजीली ब्रेक होंगी। ब्रेक तो किसी भी साइड पे हो सकती है प्रेशर लगाने से, लेकिन इजीली वो किस एक्सिस पे ब्रेक हो रही है ये हमने देखना है। तो अब कोई क्रिस्टल जिस एक्सिस पे ब्रेक हो रही है वो उसका क्लीवेज प्लेन होगा, ठीक है। कोई क्रिस्टल जिस एक्सिस पे इजीली ब्रेक हो रही है वो इसका प्लेन होगा। तो जितनी भी क्रिस्टल्स हैं उनमें कोई ना कोई क्लीवेज प्लेन होता है। कुछ क्रिस्टल्स एक्स एक्सिस पे इजीली ब्रेक होती हैं, कुछ वाई एक्सिस पे और कुछ जेड एक्सिस पे। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एन आइसोट्रोपी। एन आइसोट्रोपी एक ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कि जो हमारी जो क्रिस्टल्स हैं बच्चों वो कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं उनमें वेरिएशन शो करती हैं अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। यानी ये भी वही एक्सिस की बात है कि कुछ प्रॉपर्टीज जो है अगर कोई एक प्रॉपर्टी है वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो सकती है, तो मे बी वाई एक्सिस के अलोंग वो ना हो या जेड एक्सिस पे वो ना हो रही हो। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो किसी एक डायरेक्शन में होती हैं और किसी दूसरी डायरेक्शन में नहीं होती या कम होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं एन आइसोट्रोपी, ठीक है। सम ऑफ द क्रिस्टल्स शो वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी और वो किस पे डिपेंड कर रही होंगी? क्रिस्टल में डायरेक्शन पे, किसी एक डायरेक्शन में हो रही होगी वो प्रॉपर्टी और दूसरे डायरेक्शन में नहीं हो रही। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज कहेंगे, और इस फिनोमेना को हम एनाइसोट्रॉपिक कहेंगे। अब कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो इस में आएंगी? वो हो सकती हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है जो आप किसी, अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है कि एंगल जो है उस पर डिपेंड करती है इसकी वैल्यू, कि जितना इंसिडेंस एंगल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उसके अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। अब इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्ट इंसिडेंस एंगल से क्या डिफरेंस पड़ता है कि आगे हमने जो उसकी चीज रखी हुई है, जो क्रिस्टल रखी हुई है,
उसमें वो किस एंगल पे लाइट पड़ रही है। तो वो लाइट अगर उस पे पड़ रही है तो नेक्स्ट वो किस बात पे डिपेंड कर रही है, वो उसके आगे से डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है कि उसके प्लेन पे डिपेंड कर रही है कि किस प्लेन पे वो लाइट पड़ेगी तो रिफ्रैक्ट ज्यादा होगी, या किस प्लेन पे पड़ेगी तो वो लाइट कम रिफ्रैक्ट होगी। इसलिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक एनआइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी है, यानी वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं बच्चों कि अगर हीट करने से किसी चीज का वॉल्यूम बढ़ रहा है या किसी चीज की लेंथ बढ़ रही है तो उसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। तो इसकी इक्वेशन में जो कांस्टेंट है वो है कोफिशिएंट ऑफ, उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी देखा हो, अगर आयरन की रॉड है अगर हम उसको हीट अप करें तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, आयरन की रॉड को हीट अप करें तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, उसकी विड्थ नहीं बढ़ती। ठीक है, लेंथ बढ़ रही है और किससे बढ़ रही है, हीट करने से। तो ये थर्मल एक्सपेंशन है। ठीक है, ये क्या है, थर्मल एक्सपेंशन। तो ये थर्मल एक्सपेंशन में लेंथ बढ़ी आयरन की, विड्थ नहीं बढ़ी, तो थर्मल एक्सपेंशन क्या हुआ, एक एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है, यानी लेंथ की साइड पे तो वो इंक्रीज हो रही है लेकिन विड्थ की साइड पे इंक्रीज नहीं हो रही। ये जितनी भी आयरन की चीजें हैं उन सब का अगर टेम्परेचर बढ़े तो उनमें थर्मल एक्सपेंशन होती है अलोंग देयर लेंथ। ठीक है, इसीलिए तो ये जो ब्रिजेस वगैरह बनाए जाते हैं इन पे अगर आयरन की बार्स रखी जाती हैं तो उनको एक कॉर्नर से फिक्स किया जाता है और उनका दूसरा कॉर्नर फ्री होता है, उसको फिक्स नहीं करते। उसकी भी यही रीजन है कि अगर बहुत ज्यादा वो हीट अप होगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन जाएगा तो उसकी लेंथ में डिफरेंस आएगा। तो अगर दोनों कॉर्नर्स को फिक्स कर देंगे तो उससे वो मुड़ जाएंगे, टेढ़े हो जाएंगे बार्स, इसलिए उनका एक कॉर्नर फ्री रखा जाता है। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या है, इंक्रीज इन लेंथ बाय हीट। तो थर्मल एक्सपेंशन जो है वो लेंथ की साइड पे हो रही है, इसलिए ये एक एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना या हीट कंडक्ट करना, ये भी एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है। आपने देखा होगा वायर्स में अलोंग द लेंथ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो ये भी एक एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है क्रिस्टल्स। अब ये वेरिएशन क्यों है प्रॉपर्टीज की डिफरेंट डायरेक्शंस में, ये प्रॉपर्टीज में जो वेरिएशन है अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस, ये भी बच्चों उनकी अरेंजमेंट की वजह से है कि किसी एक डायरेक्शन में एटम्स डिफरेंट हो सकते हैं, दूसरी डायरेक्शन में एटम्स डिफरेंट हो सकते हैं, और सेम डायरेक्शन में सेम एटम्स बार बार वही पैटर्न रिपीट होगा एक्स एक्सिस में, और जो वाई एक्सिस में है वो वाई एक्सिस में रिपीट होगा। तो इस अरेंजमेंट की वजह से कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो एक डायरेक्शन में ज्यादा होती हैं और किसी दूसरी डायरेक्शन में कम होती हैं। अब ये जो हमने थर्मल कंडक्टिविटी की बात की है, इसमें ग्रेफाइट की एग्जांपल दी गई है। ग्रेफाइट क्या है बच्चों, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। इसमें जो एटम्स हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, और इसमें लेयर्स होती हैं ग्रेफाइट में, कि जैसे एक लेयर ऊपर है, एक लेयर नीचे है, फिर एक थर्ड लेयर है। तो लेयर्स की फॉर्म में होता है। तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो पैरेलल टू लेयर्स होती है, यानी दो लेयर्स के दरमियान में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है पैरेलल टू लेयर्स। बट ऐसे ऊपर से नीचे परपेंडिकुलर टू लेयर्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन ग्रेफाइट जो है वो भी एक एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो पैरेलल टू लेयर्स हो रही है बट परपेंडिकुलर टू लेयर्स नहीं हो रही। इसके बाद नेक्स्ट क्लीवेज कह रहे हैं। इससे पहले जो हमने पॉइंट पढ़ा था क्लीवेज, कि क्रिस्टल्स जो है उनमें क्लीवेज प्लेन्स होते हैं, कि किसी एक साइड में क्रिस्टल्स ब्रेक होती हैं और किसी दूसरी साइड में वो इजीली ब्रेक नहीं होती। तो क्लीवेज भी एन आइसोट्रोपी की ही एग्जांपल है, कि एक डायरेक्शन में हो रही है और दूसरी डायरेक्शन में नहीं हो रही। नेक्स्ट है बच्चों सिमेट्री। सिमेट्री अगर हम वर्ड देखें तो इसका जो मीनिंग माइंड में आता है, सिमेट्री मीन्स सेम। ठीक है, कि अगर हमने कोई दो चीजें ली हैं वो एक जैसी हैं, उनमें रिजेम्बलेंस है, तो हम कहेंगे कि इनमें सिमेट्री है। ठीक है, अब ये जो रिपीटिशन है फेसेस की, एंगल्स की या एजेस की, अगर हम क्रिस्टल को रोटेट करें 360 एंगल पे, और 360 एंगल पे रिपीट करने के बाद दोबारा से हम उसी क्रिस्टल को देखें, अगर तो सेम स्ट्रक्चर हमारे सामने आ गई है, सेम अरेंजमेंट हमारे सामने आ गई है, तो मीन्स कि क्रिस्टल में सिमेट्री है। ठीक है, अब सिमेट्री देखने के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हैं जिनको देखा जाता है कि
जिनकी मदद से हमें पता चलता है कि किसी क्रिस्टल में सिमेट्री है या नहीं है। ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इनमें से जो सिंपलेस्ट है बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री, कि अगर हमारे पास एक क्रिस्टल है, हम उसके सेंटर से एक प्रॉपर लाइन पास कर देंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि जो ऊपर वाली साइड है और जो वो नीचे वाली साइड है वो दोनों अगर सेम है, तो हम कहेंगे कि यानी ऊपर जो अरेंजमेंट है एटम्स की, आयंस की, मॉलिक्यूल्स की, वही अरेंजमेंट दूसरे हाफ में है। ऊपर वाले हाफ और नीचे वाले हाफ दोनों में अगर एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स की सेम अरेंजमेंट्स हैं, तो हम कहेंगे कि क्रिस्टल में सिमेट्री है। अदरवाइज हम कहेंगे कि क्रिस्टल में सिमेट्री नहीं है। जितने भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं, क्रिस्टल्स हैं, उन सब में सिमेट्री होती है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि उनमें रेगुलर प्रॉपर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है एटम्स की, आयंस की और मॉलिक्यूल्स की। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री से हम देख सकते हैं कि हम उसके दरमियान से एक लाइन पास कर दें, फिर हम दोनों हाफ्स को देखें। सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या होता है कि क्रिस्टल के बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट लेते हैं और वहां से राइट साइड पे जितना जाते हैं उतना ही लेफ्ट साइड पे भी लाइन लगाते हैं, और फिर देखते हैं कि उस लाइन के ऊपर और नीचे अगर एनवायरनमेंट सेम है, एक ही तरह के एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल हैं, एक ही तरह की अरेंजमेंट है, तो क्रिस्टल में सिमेट्री होगी। तो ये प्रॉपर्टी है कि जितने भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं उनकी क्रिस्टल्स में सिमेट्री होती है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में करते हैं कि क्रिस्टल को रोटेट करते हैं किसी डेफिनेट एंगल पे और फिर उसका मिरर इमेज देखते हैं, और फिर देखते हैं कि अगर मिरर इमेज और खुद क्रिस्टल सेम है तो मींस उसमें सिमेट्री होगी। तो जितने भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं उन सब में सिमेट्री होगी। उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री से, सेंटर ऑफ सिमेट्री से, प्लेन ऑफ सिमेट्री से और एक्सिस ऑफ सिमेट्री से। नाउ नेक्स्ट है हैबिट ऑफ क्रिस्टल। हैबिट ऑफ क्रिस्टल क्या है कि हम जब भी क्रिस्टल्स किसी सब्सटेंस की बनाते हैं तो जिस शेप में उसकी क्रिस्टल्स ग्रो होती हैं वो उसकी हैबिट होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को कूल करें, उससे सोडियम क्लोराइड की जो क्रिस्टल्स डेवलप होंगी वो क्यूबिक क्रिस्टल्स होंगी, क्योंकि हमें पता है कि उसकी क्रिस्टल्स क्यूबिक ही होती हैं। तो ये क्यूबिक होना, क्यूबिक क्रिस्टल्स बनना, ये सोडियम क्लोराइड की हैबिट है। अब हैबिट जो है वो वैसे नॉर्मल कंडीशन में तो सेम रहती है कि जब भी हम सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स बनाएंगे वो क्यूबिक ही बनेंगी। लेकिन अगर हम कोई इस पे स्ट्रेस अप्लाई करें, अगर हम कुछ कंडीशंस इसमें चेंज कर दें, तो क्रिस्टल की हैबिट चेंज भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की क्रिस्टल्स बनाते हुए उसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दें, कोई दूसरा सब्सटेंस ऐड कर दें, तो उससे उसकी क्रिस्टल्स की शेप चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल दी गई यहाँ पर कि अगर हम सोडियम क्लोराइड की जो क्रिस्टल्स हैं बना रहे हैं, तो उसमें अगर हम यूरिया ऐड कर दें, 10% सोल्यूशन ऑफ यूरिया ऐड कर दें, तो उसकी जो क्रिस्टल्स हैं वो क्यूबिक से, पहले तो क्यूबिक होती हैं लेकिन वो अब क्यूबिक नहीं बनेंगी। जब हम उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे तो क्यूबिक नहीं बनेंगी बल्कि निडल लाइक बन जाएंगी। ठीक है, तो हैबिट क्या है? शेप ऑफ क्रिस्टल इन विच इट यूजली ग्रोज इज कॉल्ड habit of crystal, but habit can be changed by adding an impurity. Now, the next property is isomorphism. Now, iso means same and morphism means shape. अब आइसोमॉर्फिज्म बच्चों क्या है? ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें टू डिफरेंट सब्सटेंसेस एक ही क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करें। जैसे कोई दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हों लेकिन उनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम हो, तो हम कहेंगे कि ये दोनों सब्सटेंसेस जो हैं ये आइसोमॉर्फिक हैं, और इस फिनोमेना को हम कहेंगे आइसोमॉर्फिज्म। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो क्रिस्टलाइन शेप है वो नेचर ऑफ एटम्स पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो डिपेंड करती है कि एटम्स का नंबर कितना है और वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कैसे हुए हैं। तो अगर टू डिफरेंट कंपाउंड्स में ये देखा गया कि अगर मोस्टली उनमें एटम्स की रेशियो सेम है, एटम्स बेशक डिफरेंट हो, लेकिन अगर एटम्स की रेशो सेम है, तो मे फिर उन दोनों की क्रिस्टलाइन शेप जो है वो सेम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि क्रिस्टलाइन शेप जो है वो नेचर पे डिपेंड नहीं करती, वो नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करती है और उनकी अरेंजमेंट पे। ठीक है, और कि वो कैसे एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हैं। तो जब भी दो कंपाउंड्स में एटम्स की रेशियो सेम होगी तो उनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म भी सेम होगी। मोस्टली यही देखा गया कि जितने भी आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस हैं उनमें जो एटम्स की रेशियो है वो सेम होती है। हम यहाँ से देखते हैं, देखिए हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट, दोनों की क्रिस्टलाइन फॉर्म है रोम्बोहेड्रल।
अब अगर हम इन दोनों में एटम्स की रेशियो देखें तो किसमें सोडियम है 1, नाइट्रोजन 1 और 3 ऑक्सीजन, यानी 1:1:3 रेशियो है इसमें एटम्स की। अब अगर हम पोटेशियम नाइट्रेट में देखें तो इसमें 1 पोटेशियम, 1 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन, तो ये भी क्या है 1:1:3। इन दोनों कंपाउंड्स में एटम की रेशियो 1:1:3 है, इन दोनों में एटम्स की रेशियो सेम है, इसलिए इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म भी सेम है। नेक्स्ट है पोटेशियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्रोमेट, दोनों की ऑर्थोरोम्बिक है। अब इनमें हम अगर एटम्स की रेशियो देखें, लेकिन 2 पोटेशियम है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन, और इसमें भी 2 पोटेशियम है, 1 क्रोमियम है और 4 ऑक्सीजन, यानी दोनों कंपाउंड्स में एटम्स की रेशियो है 2:1:4। ये पहला एटम 2 है, दूसरा 1 है और फिर 4। अब इन दोनों में एटम्स की रेशियो सेम है, इसलिए इनकी भी क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम है। तो जब भी दोनों एटम्स में, दोनों कंपाउंड्स में एटम्स की रेशियो सेम होगी तो दोनों की क्रिस्टलाइन शेप भी सेम होगी। ठीक है, कुछ और एग्जांपल दी गई हैं, इनको बच्चे खुद पढ़ेंगे। अब सिर्फ ये एटम्स या कंपाउंड्स तक फिक्स बात नहीं है, बल्कि जो हमारे आयंस हैं, ठीक है, उनमें भी अगर एटम्स की रेशियो सेम है बच्चों तो उनकी भी क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम होगी। जैसे नाइट्रेट NO3 है और कार्बोनेट CO3 है, 1:3 रेशियो है, 1:3 रेशियो है, तो इन दोनों की स्ट्रक्चर सेम होगी। इसी तरह सल्फेट SO4 है और क्रोमेट CrO4 है, तो इन दोनों की भी क्रिस्टलाइन शेप सेम है। ठीक है, जो कार्बोनेट और नाइट्रेट है, इन दोनों इनकी ट्रायंगुलर प्लेनर शेप है, और जो सल्फेट और क्रोमेट है इनकी टेट्राहेड्रल शेप है। ठीक है, तो जब भी दो डिफरेंट सब्सटेंसेस सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो हम कहेंगे कि ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं, और इस फिनोमेना को हम कहेंगे आइसोमॉर्फिज्म। Now, the next property is polymorphism. Poly means many and morphism means forms or shapes. ठीक है, अब पोली मीन्स मैनी है, तो पोलीमॉर्फिज्म किसको हम कहते हैं? पोलीमॉर्फिज्म हम उस फिनोमेना को कहते हैं कि जब एक ही हमारा कंपाउंड है लेकिन वो एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, हमारा कंपाउंड एक ही है लेकिन उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म्स एक से ज्यादा है, तो इस फिनोमेना को हम कहेंगे पोलीमॉर्फिज्म, और वो जो फॉर्म्स होंगी उनको हम कहेंगे कि ये पोलीमॉर्फ्स हैं। So it's a phenomena in which a compound exists in more than one crystalline forms, and that compound which exists in more than one crystalline forms is tailed a polymorphic, and these forms are called polymorphs, and the forms are called polymorphs, and the phenomena is called polymorphism. इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट है हमारे पास, ये 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, रोम्बोहेड्रल एंड ऑर्थोरोम्बिक। इसी तरह जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसमें भी 2, ये मार्बल है बच्चों, डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जैसे ट्राइगोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक। अब ये जो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स होती हैं, इनकी बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। अगर आप मार्बल देखें तो बहुत सी टाइप्स का मार्बल होता है। ठीक है, तो अब ये डिफरेंस क्या है? उसकी क्रिस्टलाइन शेप्स की वजह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं, यानी अपीयरेंस डिफरेंट हो सकती है, कलर चेंज हो सकता है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज पॉलीमॉर्फ्स की सेम होती हैं। तो इससे पहले जो हमने पढ़े हैं आइसोमॉर्फ्स, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं क्योंकि वो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं। यहाँ पर एक ही कंपाउंड है इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज एलोट्रोपी। ना जो पॉलीमॉर्फिज्म और एलोट्रोपी एक ही बात है, डिफरेंस ये है कि जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये कंपाउंड्स के लिए है और जो एलोट्रोपिक है ये एलिमेंट्स के लिए। अगर एक एलिमेंट एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे तो हम कहते हैं ये उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं एलोट्रोपी। कार्बन की एग्जांपल से मेरा ख्याल है आप लोग फेमिलियर हैं कि कार्बन जो है वो डायमंड भी होता है और कार्बन ग्रेफाइट भी है। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। डायमंड जो है इसकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है बच्चों वो क्यूबिक है,
जबकि जो ग्रेफाइट है ये हेक्सागोनल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इन दोनों की क्रिस्टलाइन फॉर्म्स भी डिफरेंट है, और क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होने की डिफरेंट होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट हैं। कैसे डिफरेंट हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, कौन सी होती है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो डायमंड जो है उसका बहुत हाई है मेल्टिंग पॉइंट, जबकि जो हमारी ग्रेफाइट है, अगर आपने इसको कहीं लाइफ में देखा है, जिसको हम ग्रीस कहते हैं, तो ये सेमी लिक्विड फॉर्म में होती है। तो डिफरेंट जो हमारे एलोट्रॉप्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। जैसे जो सल्फर है उसकी टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। इस तरह जो हमारा टिन स्टेनस है इसकी ग्रे टिन है जो कि क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है, और जो वाइट टिन है वो टेट्रागोनल होती है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एलोट्रोपी। आइसोमॉर्फिज्म में टू डिफरेंट कंपाउंड्स की सेम शेप होगी, पॉलीमॉर्फिज्म में एक ही कंपाउंड की एक से ज्यादा शेप्स होंगी, और एलोट्रोपी में एक ही एलिमेंट की एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होंगी। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी इज ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब आपने पीछे पॉलीमॉर्फिज्म भी पढ़ लिया और एलोट्रोपिक भी पढ़ लिया कि जो एक कंपाउंड है या एक एलिमेंट है वो एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। अब ये ट्रांजिशन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है बच्चों जिसपे एक फॉर्म जो है वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है, और इस टेम्परेचर पे दोनों फॉर्म्स इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जिसमें किसी भी पॉलीमॉर्फिक कंपाउंड की या एलोट्रोपिक एलिमेंट की दोनों फॉर्म्स को एग्जिस्ट कर रही हों उस टेम्परेचर पे, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्योंकि इस टेम्परेचर पे एक फॉर्म जो है वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। जी, इसकी एग्जांपल देखिए, ग्रेटिन है, क्यूबिक होती है, और 13.2 सेंटीग्रेड पे ये वाइट, अगर 13.2 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो तो वाइट टिन और ग्रेटिन दोनों ही मिक्सचर में प्रेजेंट होती है। इस तरह सल्फर टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। तो 95.5 सेंटीग्रेड पे दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही होंगी। अगर 95.5 से हाई टेम्परेचर होगा तो फिर सारी सल्फर मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर इससे कम टेम्परेचर होगा तो फिर सारी सल्फर जो है वो रोम्बिक में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है पोटेशियम नाइट्रेट, ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बोहेड्रल। तो 123 सेंटीग्रेड पे दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही होंगी, इसलिए इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर 123 सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट है। तो वो जो 32.3 सेंटीग्रेड इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है, यहाँ पर इसकी दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही होंगी। ये हाइड्रेटेड फॉर्म मींस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, और एनहाइड्रस फॉर्म जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। तो अगर 32.3 से हाई टेम्परेचर होगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट हो जाएंगे, एनहाइड्रस फॉर्म बन जाएगी, और अगर लो टेम्परेचर होगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे और हाइड्रेटेड फॉर्म इसकी होगी। नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। डेकाहाइड्रेट मींस 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, हायर हाइड्रेटेड फॉर्म में, और 32.3 सेंटीग्रेड पे अगर टेम्परेचर हो तो दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट एंड सोडियम कार्बोनेट हेप्टाहाइड्रेट, यानी इसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अगर फर्दर इससे टेम्परेचर हाई होगा तो सारा जो सोडियम कार्बोनेट है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर लो होगा तो वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सो ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहाँ पर किसी भी पॉलीमॉर्फिक कंपाउंड या एलोट्रोपिक एलिमेंट की दोनों फॉर्म्स इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होंगी। ये भी एक फॉर्म दूसरी में कन्वर्ट हो सकती है, दूसरी वाली पहले में हो रही होगी, बट दोनों फॉर्म्स इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट होंगी। और इसके अलावा ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात भी ये है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो दोनों फॉर्म्स के मेल्टिंग पॉइंट से कम वैल्यू होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एलिमेंट का के दोनों ट्रांजिशन दोनों फॉर्म्स में से जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है वो 20 है, तो उसके लिए ट्रांजिशन टेम्परेचर की वैल्यू 20 से लो होगी ऑलवेज। ठीक है, यानी मेल्टिंग पॉइंट से अगर ऊपर जाएंगे फिर तो वो मेल्ट हो जाएगा, फिर वो एक से दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, फिर वो कंपाउंड मेल्ट हो जाएगा। सो दीज वर प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।